नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन नए जिलों के हिसाब से राजस्थान जीके के 5000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। आसपास के सारे फैक्ट मैं आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। आप चाहे राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिचर, पीटीटी, बीएसटीसी, रीट, सीईटी, आरएस, चाहे राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 5000 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी सफलता के लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। पुराने जितने भी पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं इसमें अच्छे से कवर करवाऊंगा। रोज अपन एक क्लास लेंगे जिसमें 100 से 150 के बीच में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक महीने के अंदर अपन राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान इकोनॉमिक्स को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। जो गोसुंडी का अभिलेख है वो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। और जो गोसुंडी का अभिलेख है वो नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है गोसुंडी नाम से, वहां से मिला था। और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख है जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मणी है। और इसी अभिलेख के अंदर प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो ऐसा कौन सा, नीचे 4 विद्वान दे रखे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? इसके लिए सबसे पहले आपको कुंभा के बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए। जो महाराणा कुंभा है वो मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने 1433 से लेकर 1468 के मध्य मेवाड़ पर शासन किया था। इन्होंने जब मेवाड़ पर शासन किया था तो इनके दरबार के विद्वान हुआ करते थे टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, नाथा, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव, ये सब इसके दरबारी विद्वान थे। लेकिन जो मुनि जिन विजय सूरी है वो कुंभा के दरबार में नहीं था। और जो इसको लेकर एक फैक्ट आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो मुनि जिन विजय सूरी है इन्होंने किताब लिखी थी प्रबंध कोश, और इनका जीवन काल बताया जा रहा है 1888 से 1976 के बीच में। तो जब महाराणा कुंभा ने मेवाड़ पर 1433 से 1468 के मध्य में शासन किया था, इनका तो जन्म ही 1888 में हुआ, तो इनके दरबार में ये विद्वान कैसे हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल समृद्ध है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां की अली बख्शी ख्याल है? तो वो है अलवर की। अलवर में अगर आपसे प्रॉपर अगर जगह पूछ रहे तो जो मुंडावर ठिकाना है अलवर का, वहां पर अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है, अलवर के अंदर मुंडावर ठिकाने के अंदर। और जो ये अली बख्शी ख्याल है उसके सबसे अच्छे गायक है अली बख्श। और जो अली बख्शी ख्याल है इसका जो विकास है वो भी नवाब अली बख्श के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? जो संकरिया नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। जो कालबेलिया जनजाति है वो संकरिया नृत्य करती है। और ये जो नृत्य है संकरिया नृत्य, इसकी थीम है प्यार। ठीक है, ये प्यार भरा डांस है, कपल डांस है, जिसके अंदर प्यार से इस डांस को करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? नीचे 4 युग्म दे रखे हैं, उनमें से एक युग्म गलत है। एक तरफ आपको कृषक आंदोलन दे रखे हैं, एक तरफ उन आंदोलनों के नेता दे रखे हैं। जो बेंगू आंदोलन है उसके नेता थे राम नारायण चौधरी, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट मैच खाता है। बूंदी जो कृषक आंदोलन था उसके नेता थे नैनूराम शर्मा। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे विजय सिंह पथिक। लेकिन जो बीकानेर कृषक आंदोलन है उसके नेता नौरतलाल जोशी नहीं थे। फिर नौरतलाल जोशी कौन थे? नौरतलाल जोशी वो झुंझुनू के थे। और जो जयपुर के अंदर जयपुर राज्य प्रजामंडल का जो आंदोलन हुआ था, इसके अलावा शेखावाटी के अंदर जो जकात आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था नौरतलाल जोशी ने। इनको लेके एक फैक्ट आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, जब प्रथम आम चुनाव हुए थे ना तो झुंझुनू से ये विधायक बन के आए थे। और विधायक बनने के बाद इन्होंने जो प्रथम विधानसभा थी उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था नरोत्तम लाल जोशी को। तो ये इंपॉर्टेंट, इनको लेकर ध्यान रखना है। ये बीकानेर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है, ये जयपुर प्रजामंडल आंदोलन और जो शेखावाटी का जकात आंदोलन था उससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? जो शेखावाटी ब्रिगेड थी उसका मुख्यालय स्थित था झुंझुनू के अंदर। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा जो राजपूत रेजिमेंट थी ना उसका मुख्यालय था फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर, और जाट रेजिमेंट का मुख्यालय था बरेली यूपी के अंदर। इसके अलावा सबसे पुरानी रेजिमेंट थी मद्रास रेजिमेंट, जिसकी स्थापना 1758 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? नेगेटिव क्वेश्चन है, ये भी आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले जो राजस्थान था उसके अंदर ऐसी कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र था जो आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धन नहीं करता था? जो राजपूताना गजट था
वो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान का एक समाचार पत्र था जो कि आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धन नहीं करता था। और जो राजपूताना गजट है वो कहाँ से प्रकाशित होता था, तो 1882 में ये अजमेर से मुराद अली के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसके चलते ही जो मुराद अली है, प्रकाशक है जो राजपूताना गजट के, उनको जेल भी जाना पड़ा था। इसके अलावा एक देश हितैषी समाचार पत्र और आता था जिसका प्रकाशन भी 1882 में अजमेर से मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जो परोपकारी आता था वो 1882 के अंदर छपता था अजमेर से ही, उसके प्रकाशक स्वामी दयानंद थे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। नाथद्वारा राजसमंद में जो कांकरोली जगह है वहां पर द्वारकाधीश का मंदिर है, वहां पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। सबसे पहले तो आपको आरोही और अवरोही में कंफ्यूज नहीं होना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे की ओर, यानी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जो नीचे देर की है उनमें से, उसके बाद कौन सी, उसके बाद ऐसा पूछा है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो नीचे देर की है उनके अंदर शेर है। शेर कहाँ पर है, तो शेर सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर ऊंची है। इसके बाद में जरगा देर का है। जरगा कहाँ पर है, जरगा उदयपुर के अंदर है, 1431 मीटर ऊंची है। इसके आगे सजनगढ़ है जो भी उदयपुर के अंदर है, 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद जो तारागढ़ है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, 870 मीटर तारागढ़ की ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसको रामसर आर्द्र भूमि के अंदर शामिल किया गया है। तो राजस्थान के जो 2 जिले हैं उनको वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि के अंदर सम्मिलित किया गया है। एक तो सांबर झील है जो कि जयपुर और नागौर की सीमा पर अवस्थित है। एक जो केवलादेव झील है भरतपुर के अंदर, उसको तो 1990 के अंदर, और सांबर झील को अक्टूबर 1981 के अंदर रामसर आर्द्र भूमि की सूची के अंदर सम्मिलित किया गया था। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा सांबर झील। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने अपनी जो पहली वन नीति है वो 17 फरवरी 2010 को अनुमोदित की गई थी। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन तो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर डेट एग्जैक्ट नहीं पूछी है, फरवरी 2010 दे रखा है। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे तो आप बताओगे 17 फरवरी 2010। अब 2-3 फैक्ट और बता देता हूँ। भारत की जो पहली वन नीति है वो कब आई थी, 1894 में आई थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत की जो पहली वन नीति है वो 1894 के अंदर आई थी। इसके अलावा भारत की जो संशोधित वन नीति है वो 1988 में आई थी। तो भारत की वन नीतियों के बारे में ये 2 फैक्ट आपको याद करने होंगे। एक तो करना होगा भारत की पहली वन नीति वो 1894 में है। दूसरी, भारत की जो संशोधित वन नीति है वो कब आई थी, वो आई थी 1988 के अंदर। राजस्थान की वन नीति कब आई है वो आप जान ही गए होंगे, कब आई है, 17 फरवरी 2010 को। इस वन नीति के अंदर आया क्या था, तो इस नीति के अनुसार यही था कि राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 20% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है 2010 के अंदर। 2010 के अंदर तो ही राजस्थान जैव विविधता नियम बने थे और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी 2010 के अंदर हुई थी। और जो इनकी स्थापना है और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर जो आया था उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी, जैव विविधता नियम और जैव विविधता बोर्ड की 2010 के अंदर। अगला क्वेश्चन, चौधरी कुंभाराम नेहर के द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है। तो चौधरी कुंभाराम नेहर आप सब जानते हो जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, उसके बाई नहरों की एक शाखा है चौधरी कुंभाराम, जिसका पुराना नाम था नोहर सेन शाखा, जो कि हनुमानगढ़, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू जिले को पानी उपलब्ध करवाती है। तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू ऊपर के जो 2 जिला युग्म है ये चौधरी कुंभाराम नेहर के द्वारा लाभान्वित होने वाला जिला युग्म है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में 12 मार्च 2024 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। हाल ही में बात हुई है 12 मार्च 2024 की, तो आज तक राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। सबसे पहली बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 13 मार्च 1967 को। सबसे लास्ट में राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 15 दिसंबर 1992 को। सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन है वो कब से कब तक लगा था, तो 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 के मध्य 354 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल लगातार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के जिनके शासनकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो वो है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के समय
2 बार ऐसा हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनके शासनकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो वो थे रघुकुल तिलक, जो कि राजस्थान के 5वें राज्यपाल थे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अंतिम बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी थे। सारे फैक्ट आप याद करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? नीचे जो नाम दे रखे हैं वो आरपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो डीसी तिवारी है। डीसी तिवारी का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में आरपीएससी में सबसे लंबा रहा है। आरपीएससी के बारे में कुछ फैक्ट आप याद कर लेना, पॉलिटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी है उसका गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये चीज ध्यान रखना, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु सीमा। या तो व्यक्ति की आयु पहले 62 वर्ष हो जाएगी तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या वो 6 वर्ष तक रह सकता है। वैसे जो आरपीएससी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब एक करंट का क्वेश्चन पूछता हूँ, आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा, ये आपको 5000 क्वेश्चन प्रतिदिन एक क्लास मिलेगी। 1 महीने के अंदर राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह के नए डाटा है सारे अपडेट करवा दूंगा। 1 महीने में आपको टिप टॉप करवा दूंगा। राजस्थान जीके में कोई सा भी एग्जाम दोगे सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। पुराने जितने भी वैकेंसीज में जो पेपर हुए वो सारे क्वेश्चन इसमें साथ में कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान में जो सूचना आयोग है उसका गठन 18 अप्रैल को हुआ था। आपको कैसे पता लगा? चारों ऑप्शन में 18 अप्रैल है तो इसका 18 अप्रैल तो फिक्स है, ठीक है। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। और जब सूचना आयोग का गठन हुआ था तो उस समय प्रथम सूचना आयुक्त कौन बने थे? एमडी कोरोनी बने थे। जो राजस्थान सूचना आयोग है उसका कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इनकी जो कार्यावधि है वो कितनी होती है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। 5 वर्ष या तो कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, तब तक आप इस पद पर आसीन रह सकते हो। जो राजस्थान सूचना आयोग है उसके सदस्य और अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। त्याग पत्र किनको देंगे? राज्यपाल को देंगे। पद से हटा कौन सकता है इनको? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल हटा सकता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, ठीक है। वर्तमान के अंदर सूचना आयुक्त कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो राजस्थान के अंदर कब लागू हुई थी? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। ये योजना लागू करने वाला देश का 14वां राज्य बना था उस टाइम, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। 2011 के अंदर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी। इसके अंदर होता क्या है? इसको सही से संचालित करने के लिए राजस्थान ने मई 2011 के अंदर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की स्थापना भी की थी। इसके अंदर इस योजना के अंदर 612 प्रकार की अति आवश्यक दवाइयां हैं, 73 सर्जिकल आइटम है और स्टॉक वाले पदार्थ होते हैं 77। ये सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर लागू होती हैं। 2011 के बाद प्रतिवर्ष 280 से 300 करोड़ रुपए का फंड इसको मिलता है, इस योजना को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने जिला उद्योग के अंदर कार्यरत है? वर्तमान के अंदर राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है और 7 उप केंद्र है, ठीक है। ये केंद्र काम क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन तो आप लगा लोगे, ऑप्शन नंबर 1 है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो 36 है, 7 उप केंद्र है। इनका कार्य क्या होता है? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को प्रोत्साहित करना, लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना व उनकी मार्केटिंग करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? जो नीचे देवियां दे रखी है इनमें से कौन सी देवी है जिनका मंदिर है वो सांबर झील के अंदर है? तो साक्रम्बी देवी है, वो सांबर झील जयपुर के अंदर है। कुछ प्रमुख देवियां बताता हूं जिनको आप याद करोगे, उनके स्थान आप याद करोगे। शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर है। इसके अलावा जो भवन देवी है वो जोधपुर के अंदर है, इसको 3 स्टार लगा लेना, भवन देवी, ठीक है। एक कुंजल माता है, नागौर के अंदर है। कुंजल माता नागौर के अंदर, भवन देवी जोधपुर के अंदर, शीला देवी आमेर जयपुर के अंदर और साक्रम्बी देवी सांबर झील जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो प्रधान जो होता था मध्यकालीन राजस्थान में
शासक के पास महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। मुगल दरबार के अंदर इसको वकील बोलते थे। अकबर जो था इसने जो ये प्रधान का पद था इसको समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, नहीं और है में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा ना हो क्वेश्चन आते हुए आप गलत कर दो। तो कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? सुशील वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताओ। ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण लकड़ी या धातु से किया जाता है परंतु उसे हवा देने या फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको सुशील वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी से निर्मित सुशील वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बांसुरी, सरनई, अलगोजा, सतारा, ये लकड़ी के बने हुए सुशील वाद्य यंत्र हैं। धातु से निर्मित कौन कौन से? नागमणि, तुरई, योरचंग, भूंगल, ये है। ठीक है, संग, मसक, सिंगी, ये भी क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो कामच्चा है, कामच्चा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सारे सुशील वाद्य यंत्र हैं। तो केवल 4 किस में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ जल राशियां दी रखी है, दूसरी तरफ उसका स्थान दे रखा है। गेप साकर के आगे डूंगरपुर लिखा हुआ है जो कि सही सुमेलित है। ठीक है, कायलाना कहाँ है? कायलाना जोधपुर के अंदर है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी दौसा के अंदर है। गढ़ सीसर कहाँ पर है? गढ़ सीसर जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, गढ़ सीसर जो है बीकानेर में नहीं है, जैसलमेर में है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, गढ़ सीसर जैसलमेर, चांद बावड़ी दौसा, कायलाना जोधपुर, गेप सागर डूंगरपुर, आना सागर अजमेर। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? तो एक ये ध्यान रखना है, जो राजस्थान अखबार था उसका प्रकाशन ब्यावर से होता था। किन्होंने किया था? तो वो क्या था? ऋषिदत्त मेहता ने। ऋषिदत्त मेहता का अखबार है, कौन सा है? राजस्थान नाम से। 1920 के दशक के अंदर राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से इन्होंने ये ब्यावर से प्रकाशित करना शुरू किया था। कुछ प्रमुख अखबार, उनके प्रकाशक आपको याद होने चाहिए। राजस्थान समाचार समर्थदास चारण का है, केवल राजस्थान जो है वो ऋषिदत्त मेहता का मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान केसरी जो बाद में नवीन राजस्थान के नाम से आया था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा छापा गया था। एक राजस्थान वीकली आता था वो ऋषिदत्त मेहता का था। एक राजस्थान केसरी आता था वो विजय सिंह पथिक का था। एक नवज्योति आता था राम नारायण चौधरी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। एक आंगीवान आता था जयनारायण व्यास का था। राजपुताना समाचार कन्हैयालाल प्रकाशित करते थे। इसके अलावा सज्जन कीर्ति सुधारक है वो मेवाड़ का गजट था। ठीक है, राजपुताना गजट है वो मौलवी मुराद अली के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और राजपुताना हेरोल्ड एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, हनुमान सिंह के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासक किया था? राजपुताना का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर वरिक वंश ने अपना शासक किया था? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, लेकिन ये आरएस के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। और जो बयाना भरतपुर है, भरतपुर के बयाना क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासक कर रखा है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बयाना। बयाना कहाँ पर पड़ता है? बयाना भरतपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। तो तेजाजी का मेला है वो कहाँ पर लगता है? लोक देवता तेजाजी के बारे में आपको कुछ चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। ये गायों के मुक्तिदाता, कृषि कार्यों के देवता, कालाबाला का देवता और धोलिया वीर के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। और जिस स्थान पर तेजाजी की पूजा होती है उसको थान बोलते हैं। तेजाजी के प्रिय भक्त को गोडला बोला जाता है। ठीक है, तेजाजी के नाम से जो पर्वतसर है, पर्वतसर कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। पर्वतसर से भी वर्तमान के अंदर विधायक है रामनिवास गावड़िया। वहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 10वीं को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। बाकी देखिए तीनों जगह वो नागौर की, एक तो नागौर प्रॉपर है, मिर्ता भी नागौर में आता है, गोट मांगलोद भी नागौर में आता है। जब खनिज वगैरह पढ़ाऊंगा तो गोट मांगलोद को मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो केसरी सिंह भारत ने कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी। केसरी सिंह भारत का जन्म है वो देवपुरा खेड़ा शाहपुरा रियासत के अंदर 1872 के अंदर होती। मृत्यु 1941 के अंदर हुई थी। आपको पता होना चाहिए जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, उनको 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार में बुलाया था। तो उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चौंगटिया के रूप में 13 सोटे लिखे थे केसरी सिंह भारत ने, जो कि आज भी बड़े फेमस है। और 1910 के अंदर गोपाल सिंह खेरवा के साथ मिलकर उन्होंने कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी। तो इनके सहायक कौन थे? गोपाल सिंह खरवा थे। 1910 के अंदर उन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा जो रास बिहारी बोस थे उन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दायित्व भी केसरी सिंह भारत को सौंपा था। वो भी एक इंपॉर्टेंट घटना थी। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे
कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नदियों में से जो वाकल नदी है, वाकल नदी का जो परवा क्षेत्र है, अफवा क्षेत्र है, वो न्यूनतम है राजस्थान के अंदर, ठीक है। वाकल नदी कहाँ से कहाँ पर निकलती है, वाकल नदी के बारे में क्या कुछ थोड़ा स्टैटिक्स जीके में कवर करवा दो सर, तो मैं बता देता हूँ। जो वाकल नदी है वो उदयपुर के अंदर गोगुंदा के पास जो गोरा गांव है उनकी गोरा पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट बांध है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानसी वाकल बांध है, उदयपुर जिले को पेयजल आपूर्ति करता है ये। इसके अलावा जो साबरमती नदी है उसके बाईं ओर जाके मिलती है वाकल नदी, और इसका अफवा क्षेत्र राजस्थान में सबसे कम है, ठीक है। इसके अलावा एक नदी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में साबरमती दे रखी है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियों से जो जाडोल तहसील है उसके पादरला गांव से निकलती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में लास्ट में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर 45 किलोमीटर चलती है ये, ठीक है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको ध्यान रखना होगा। माही नदी है, माही नदी के बारे में आपको कुछ चीज़ें और विशेष मैं आपको बता देता हूँ। माही नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदार शहर के अंदर जो अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये प्रभावित होती हैं, और मेहंद झील है वहाँ पर कोई एक, वहाँ से ये प्रभावित होती है, ठीक है। बांसवाड़ा के खादू गांव के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। इस पर एक माही बाजार सागर बांध बना हुआ है जो सबसे लंबा बांध है राजस्थान का, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। इसके बाद में जो ये जो पश्चिमी बनास है ऑप्शन नंबर 1 में जो दे रखी है उसका उद्गम सिरोही जिले के अंदर होता है, ठीक है। जो राजस्थान का आबू शहर और गुजरात का जो डीसा शहर है वो दोनों ही पश्चिमी बनास के किनारे पर बसे हुए हैं। तो ये नदियों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद करने हैं। यहाँ पर ऑप्शन में 4 नदियाँ थी, तो चारों नदियों के बारे में मैंने क्यों आपको रिवीजन करवाने की कोशिश की। आगे जैसे जैसे नदी आएगी उनमें अपन डिटेल चर्चा भी करेंगे। अगर आपका इस क्लास पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, फिर आप चाहोगे कि हमें सर थ्योरी की क्लास भी चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है। आपको पता है कोयले की 4 किस्म होती है, लिग्नाइट, पिट, एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस। इसके अंदर जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लिग्नाइट कोयला होता है वो तटीय महाक्लप की वजह से उत्तम किस्म का नहीं हो पाता है, ठीक है। भारत में तमिलनाडु के बाद राजस्थान में लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरे भारत में राजस्थान दूसरे स्थान पर है लिग्नाइट के मामले में। लिग्नाइट के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है, तो बाड़मेर के अंदर है। जो कपूरडी की खान है उसके अंदर सबसे अधिक कोयला। इसके अंदर बीकानेर के अंदर जो पलाना की खान है वहाँ पर भी बढ़िया क्वालिटी का कोयला निकलता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है। जो शुष्क उद्यानिकी है उसका केंद्रीय शोध संस्थान बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा काजरी आफरी भी मैं आगे आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा, ठीक है। जो केंद्रीय शोध संस्थान है शुष्क वानिकी का, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1993 के अंदर, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1993 आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद करने की कोशिश करना। ऐसे ही फैक्ट धीरे धीरे आपको याद होंगे। 5000 क्वेश्चन में तो मैं आपको पूरा जीके टिप टॉप करवा दूंगा, ठीक है। सर आप ये क्वेश्चन पूछोगे सर इसमें बीकानेर को ही क्यों चुना गया। जो बीकानेर है उसकी जो जलवायु परिस्थितियाँ उसकी वजह से बीकानेर को चुना गया, ठीक है। वहाँ पर वर्षा 230 mm के लगभग होती है, और औसतन अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री के मध्य रहता है मई जून के अंदर। न्यूनतम तापमान भी 29.6 डिग्री होता है। वो बीकानेर का क्लाइमेट कुछ इस प्रकार है जिसकी वजह से शुष्क उद्यानिकी का जो केंद्रीय शोध संस्थान है उसके लिए बीकानेर को 1993 में चुना गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। नीचे जोड़े दे रखे हैं उनमें से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। बेंथली सिंचाई परियोजना है 12 के अंदर, बिल्कुल राइट सही सुमेलित है। पार्वती की सहायक नदी बेंथली पर यह बना हुआ है। 1997 से नाबार्ड की सहायता से चल रहा है, 2004-5 के अंदर ये पूरी हो गई थी। चाकन सिंचाई परियोजना, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी के अंदर है, चाकन नदी पर है। 1958 के अंदर गुड्डा गांव में मिट्टी का बांध बनाया गया था इस पर, ठीक है। ये इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो बांडी सेदड़ा सिंचाई परियोजना है वो भी जालोर के अंदर है, बांडी नदी पर है। जो सोकली सिंचाई परियोजना है वो पाली के अंदर नहीं है, ये गलत है यहाँ पर, वो सिरोही के अंदर है, ठीक है। सोकली सिंचाई परियोजना सिरोही के अंदर है और सोकली नदी के किनारे बनी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके अंदर अगर कोई आदमी निवेश करना चाहता है तो निवेश में कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है वो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है उसकी स्थापना 1991 के अंदर हुई थी, ठीक है। कार्य क्या करता है, तो ये राज्य के अंदर निवेश को बढ़ाना एवं एकल खिड़की व्यवस्था को लागू करता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है वो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर कोई निवेश करना चाहता है तो ये बोर्ड काम करता है उसके लिए, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में BIP बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? नीचे अभ्यारण्य दे रखे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो राजस्थान के अंदर नहीं है? फुलवारी की नाल कहाँ पर है? तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। राइट ऑप्शन तो सुंडा माता है। अब आप मुझे बताओगे फुलवारी की नाल राजस्थान में है, टोडगढ़ रावली राजस्थान में है, केला देवी राजस्थान में है, सुंडा माता राजस्थान में है। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? जो सुंडा माता है ना, सुंडा माता एक कंजर्वेशन रिजर्व है, ना कि अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ पर अभ्यारण्य पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन इतने डीप में भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। राजस्थान के अंदर टोटल 26 अभ्यारण्य है, ठीक है। सुंडा माता वन्य जीव अभ्यारण्य नाम का कोई भी अभ्यारण्य नहीं है राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। सुंडा माता का मंदिर जरूर है, लुआना गांव जालोर के अंदर पाया जाता है, और सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, ना कि अभ्यारण्य है, जो कि भालुओं के लिए प्रसिद्ध, आप सब जानते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग है वो डीडवाना के अंदर है, ठीक है। डीडवाना कहाँ पड़ता है? डीडवाना नागौर के अंदर पड़ता है। नए जिलों के हिसाब से कुचामन डीडवाना एक अलग जिला है, ठीक है। इस मिल के अंतर्गत क्या होता है, तो जो सोडियम सल्फेट वर्क्स हैं, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है, आयोडीनाइजेशन संयंत्र है, वो एक क्रूड सोडियम सल्फेट इकाइयाँ कार्यरत हैं, ठीक है। राजस्थान सरकार के कुल 6 औद्योगिक उपक्रम हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। एक तो स्टेट वुलन मिल्स है बीकानेर के अंदर, एक राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है नागौर डीडवाना के अंदर, मैंने आपको बता दिया है। वेस्टर्न स्पिनिंग मिल है नागौर के अंदर। फ्लोस्पार बेनिफिशियल संयंत्र है डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड है टोंक के अंदर। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है भरतपुर के अंदर। ये 6 ऐसी जगह हैं जो कि राजस्थान सरकार के औद्योगिक उपक्रम हैं। अगले क्वेश्चन पे, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो दामना आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। दामना अंगुली में पहना जाता है। अंगुली के अंदर और कौन कौन से आभूषण पहनते हैं? बींटी हो गई, अंगूठी हो गई, छल्ला, दामना, हथपान, छड़ा, अरसी। पैर की जो अंगुलियां होती है वहाँ पर बिछिया, गोर, पगपान, फोलरी ऐसे आभूषण पहनते हैं। और जो दामना नामक आभूषण है वो अंगुली के अंदर पहना जाता है। 2 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली एक अंगूठी नुमा आभूषण होती है जिसको दामना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरिकता उर्दू लिपि के अंदर महाराजा का नाम लिखा होता था? तो वो थे बीकानेर। बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ होता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो राजपूताना की जो जयपुर रियासत थी वहाँ पर आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी आपको पता होना चाहिए। जो मिर्जा इस्माइल थे जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, और हीरालाल शास्त्री थे जयपुर प्रजामंडल के। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर हुआ क्या था इस एग्रीमेंट के अंदर, कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेगी। तो ये जब जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ तो इसकी प्रतिक्रिया के अंदर जयपुर प्रजामंडल के कुछ सदस्य थे, उनके अंदर मुख्य थे बाबा हरिश्चंद्र। उनकी अध्यक्षता में आज़ाद मोर्चे का निर्माण किया गया था, और इन जो आज़ाद मोर्चा वाले जो लोग थे इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और आज़ाद मोर्चा के अगर आपको अन्य सदस्य पूछे तो आप बता देना, रामकरण जोशी, दौलत खान भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल। और जो गुलाबचंद कासलीवाल है इनका जो घर है उनको ही आज़ाद मोर्चे का आवासीय कार्यालय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो बेराट से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। पंचमार्क के सिक्के थे। जो बेराट सभ्यता वो जयपुर के अंदर है, वहाँ पर अनेक मुद्राएं मिली थी, जिसके अंदर 84 मुद्राएं तो पंचमार्क की थी, 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की थी, और जो ये इंडो ग्रीक की मुद्राएं थी इसमें से 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक था मिनेंडर उसकी थी। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको महंत प्यारेलाल को मारने वाला जो हत्याकांड था उसके अंदर सजा मिली थी? तो वो थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट वे क्रांतिकारी थे जिन्हें महंत प्यारेलाल की हत्या के लिए सजा मिली थी। इस हत्याकांड में इनके 3 साथी और भी थे, जिसमें हीरालाल लाहाड़ी थे, रामकरण थे और हीरालाल जौहरी थे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कोटा के अंदर ये हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो 1817 और 18 के अंदर जो राजपूताना की देशी रियासतें थी उनके बीच में जो अधीनस्थ संधियां हो रही थी उसके अंदर चार्ल्स मेटकोप के साथ कर्नल टोड की भी एक विशेष भूमिका थी। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि हरिभाई उपाध्याय का था। हरिभाई उपाध्याय का था
त्याग भूमि समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर नीचे जो दे रखे वो मंदिर है, इनमें से जैन मंदिर कौन सा है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो सातवीं देवरी का जो मंदिर है, सातवीं देवरी का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नीचे दे रखा है उसके अंदर सुमेलित कौन सा नहीं है? रचनाएं दे रखी है एक तरफ लेखक दे रखे हैं। जो बोल बारमली जो रचना है वो सत्य प्रकाश जोशी की है, ना कि याजवेंद्र शर्मा की है। तो यही मिसमैच है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन यही चला जाएगा। बोल बारमली है वो सत्य प्रकाश जोशी की है, पांगी है वो चंद्र प्रकाश देवल की है, कोडमदे मेघराज मुकुल की है और पग फेरो मणि मधुकर की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो आप सब जानते हो जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं राजस्थान के दक्षिण के अंदर है, कोटा के अंदर फैली हुई है मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कि राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो राजस्थान के तेल क्षेत्र में से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर ऐश्वर्या, मंगला और सरस्वती वो राजस्थान के तेल क्षेत्र हैं। गंगा राजस्थान में कोई भी तेल क्षेत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में NLCP बोलते हैं, उसके अंतर्गत नहीं आती है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंदर राजस्थान की कौन कौन सी झीलें आती है? सबसे पहले तो आपको ये जान होना चाहिए। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वरूप सागर। जो राष्ट्रीय झील संरक्षण है उसके अंदर राजस्थान की एक तो नक्की झील सिरोही के अंदर है, फतेह सागर झील, आना सागर झील, ये जो 3 झीलें हैं वो राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत आती है। स्वरूप सागर है उदयपुर के अंदर, वो नहीं आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है। उदयपुर के अंदर जो फतेह सागर झील है उसके किनारे पर सौर वेधशाला बनी हुई है। ठीक है, तो यह था 5000 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। अब अपन इस महीने के अंदर 30 दिन के अंदर राजस्थान जीके के नए जिलों के हिसाब से 5000 नए क्वेश्चनों को कर देंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको इतने कवर करवा रहा हूँ कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये आपने 5000 क्वेश्चन ईमानदारी के साथ याद कर लिए, इसके जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उनको याद करने की कोशिश भी कर ली, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में रहोगे। तो अपन 5000 क्वेश्चनों के माध्यम से राजस्थान जीके को कवर करेंगे, जिससे कि आप पशु परिचारक, PTT, BSTC, रीट, RS, CT कोई भी आपका अगर टारगेट है तो वो टारगेट क्रैक हो जाएगा। उस टारगेट को क्रैक करने के लिए अपनी रामबाण क्लास चल रही है। इसमें जुड़े रहने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा, क्लास जैसे ही आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपको क्या क्लास चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।